Women change the conversation. Women change the game. Women change the world. This is the power of women. A very pleasant morning to one and all present here. Yes. Sustainability is the future, and this is the power of women. Ma'am is here with her own water bottle and the steel glass, and she's running a sustainable development institute, and she's also motivating us to move towards sustainability, as sustainability is the future. A very pleasant morning to one and all. I, Professor Anusha Mandloi, welcome you all to the Management Development Program on Empowering Women Entrepreneurs, organized by IPS Academy, Campus 2, Saver. I thank Architect Achal Chaudhary sir, President IPS Academy, for allowing us to organize this event. Ma'am, sir, Dr. Janak ma'am, sir has sent his apologies. He is not here as he is out of town. So ma'am, please accept his apologies. I warmly welcome Honorable Chief Guest Dr. Padma Shri Dr. Janak Palta ma'am, Director Jimmy McGilligan Center, Indore. Dr. Vivek Kushwaha sir, Director Institute of Business Management and Research, Indore. I welcome Dr. Vishal B. Soni sir, Director IPS Academy, Saver Campus. I welcome Dr. S.L. Kale sir, Senior Professor and Chairperson of MDP program. I welcome Dr. Sarita Mehra ma'am, Principal, College of Law. I welcome Dr. Gagan Prakash sir, Head of the Department, IBMR. I welcome Professor Sajal Saxena sir, Head of the Department, College of Law. I also welcome faculty members, staff, and all the women entrepreneurs. So every auspicious occasion commences with the worship of Ma Saraswati. I request all the dignitaries to join for lamp lighting. Ya kundendu tushar har dhavala ya shubhra vastravrita ya Padmasana Ya Brahma Achyuta Shankara Prabhiti Bhir Devai Sada Vandita I request dignitaries to please take up their seat. I request everyone to please be seated. Now I request Dr. Vishal B. Soni sir, Director IPS Academy, Saver Campus, to give a welcome address to the audience. सबको प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आदरणीय जनक पलटा मैडम का बहुत बहुत सादर स्वागत करता हूं, और हमारा ये दायित्व बनता है कि उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे कार्य किए हैं। देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट। इवन सबको लाने की व्यवस्था की गई है, नाश्ते खाने की व्यवस्था की गई है, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है
कि अचल सर ने जो साम्राज्य बनाया है, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि ये सफ़र जो है 1987 में स्टार्ट हुआ था। इंदौर पब्लिक स्कूल मेन कैंपस है राव में जो स्थित है राजेंद्र नगर में। उसके बाद 1994 में IPS एकेडमी की शुरुआत हुई और फिर 2019 में इस कैंपस की शुरुआत हुई। हमने जैसे ही इस कैंपस की शुरुआत करी कोविड आ गया और उसके बाद सारी चीज़ें हम सब ने देखा है कि कोविड में किस तरह की परिस्थितियाँ थी और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेस करते गए। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड वन मोर कॉलेज ईयर, IPS एकेडमी कॉलेज ऑफ लॉ, जिसमें प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर सरिता मैडम है एज अ प्रिंसिपल एंड सजल सर हैं एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड हमारा बेसिक फ़िलॉसफी जो है इस पर्टिकुलर कैंपस को स्टार्ट करने की और यहाँ इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने की, जनक मैडम ने भी मुझसे ये सवाल पूछा कि सोनी जी वहाँ इतनी दूर क्यों ये कैंपस स्टार्ट किया गया है। आपको जानकर के बड़ा खुशी होगी कि ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की डिग्री दी जा रही है। इसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का परव्यू ख़त्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर उज्जैन से, देवास से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विक्रम यूनिवर्सिटी की डिग्री और उसकी क्वालिफ़िकेशन के अलावा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की डिग्री और क्वालिफ़िकेशन के लिए जाते हैं। बच्चे इतना संघर्ष करते हैं, उनके माता पिता इतना संघर्ष करते हैं, उन्हें इंदौर ले जाते हैं, इंदौर में रख करके पढ़ाते हैं। और आप सबको मालूम है कि आज कॉस्ट ऑफ लिविंग आप एजुकेशन में जोड़ देंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। आज अमूमन इंदौर में रहने की कॉस्ट कम से कम 1 लाख रुपए साल आती है, जो कि आपके कोर्सेज और एजुकेशन के ऊपर एडिशनल इफेक्ट डालती है। तो कहीं ना कहीं ये कैंपस इसी शुरुआत का एक ज़रिया है। और जनक मैडम मुझे बड़ा हर्ष उल्लास के साथ ये आपको जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम एकमात्र संस्थान हैं जो कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ पर मैडम जितने भी गर्ल्स एजुकेशन लेने आती हैं किसी भी प्रोग्राम में, उसको 10% की अचल सर की तरफ से IPSA स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके अलावा मैडम हम एकमात्र कॉलेज हैं जो टीचर्स के बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप देते हैं, जो कि एक नोबल प्रोफेशन है। इतने सारे टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस देश की नींव को, आधारशिला को बनाने में लगे हुए हैं। तो चाहे वो स्कूल में काम करते हो, चाहे कॉलेज में काम करते हो, यदि उनके बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो उनको भी 10% की ट्यूशन फीस में IPSA स्कॉलरशिप है। इसके अलावा हमारे जो डिफेंस में लोग हैं, जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पर 10% की स्कॉलरशिप है। और जितने हमारे भाई बहन जो पुलिस में हैं उनके लिए भी यहाँ पर 10% की स्कॉलरशिप है। तो ये तो स्कॉलरशिप बाय बर्थ बाय जन है। इसके अलावा यदि कोई भी स्टूडेंट 75% एंड अबव आता है तो उसके लिए मेरिट स्कॉलरशिप है। मेरिट स्कॉलरशिप में उनको मैडम 11,111 रुपये की नगद राशि जो भी स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट 95% एंड अबव MP बोर्ड, ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड में लाता है उसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, 0 ट्यूशन फीस। हमारे अचल सर जैन समाज के अध्यक्ष हैं, तो हम हर साल 5 जैन समाज की लड़कियों को फ्री में पढ़ाते हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो ऐसी संस्थान में आज आप जुड़े हैं और हमें बड़ा हर्षोल्लास है कि सुरभि मैडम, अनुषा मैडम, गगन सर, सजल सर, प्रिंसिपल मैडम, काले साहब, सब ने मिल कर के आप सबको अचल सर की गाइडेंस में एक अपॉर्चुनिटी दी है। हमारा बहुत समय से स्कोप था कि वी आर अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड बेसिकली वी वांट टू मेक अ चेंज इन द सोसाइटी एंड वे टू स्टार्ट फ्रॉम। सो हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया और उसके बाद हमारी सुई जो है वो यहाँ पर आकर के रुक गई कि क्यों ना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। एक एंड पे हम लोग गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, तो क्यों ना वुमेन एजुकेशन, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। और इसी संदर्भ में ये एक प्रोग्राम हमने जो आयोजित किया है, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने मैडम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करी कि यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ताकि हम, मेरा सेशन और विवेक सर का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें और आपके लिए एक ऐसा सुगम रास्ता बना सकें जिसमें आप इंडिविजुअल लेवल पर आगे प्रगति कर सकें। देखिए, अगर आप किसी भी विकासशील देश या विकसित देश को कंपेयर करेंगे तो आप सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन पाएंगे। वो डिफरेंशिएशन है, क्या हम हमारी मदर इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप
महिला होकर के पापड़ बड़ी भी बनाएंगे और उसको बेचेंगे तो आप मदर इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिए। हमारे यहाँ पर इतनी महिलाएं हैं और महिला सबसे ज़्यादा सक्षम होती है। अगर वो ठान ले कि मुझे ज़िंदगी में नई राह लेनी है, नई राह चुननी है और मुझे सफल होना है, तो उस महिला को कोई नहीं रोक सकता। तो इन सब में मुझे भी सामने से महिलाएं बैठी हुई सभी दिख रही हैं, तो मेरी भी आप सबसे ये आशा है कि इस प्रोग्राम को, जो कि एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप किसी भी बड़े संस्थान में जाएंगे, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वहाँ पर सीरीज़ होती है अक्रॉस द ईयर। दे यूज टू हैव IIMs ले लीजिए, IITs ले लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ले लीजिए, वहाँ पर सब जगह मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन वो सब पेड होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करता। तो हमारी यही एक शुरुआत है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप सब लोगों ने अपना समय दिया, आप सब लोगों की अपनी कंसर्न भी है कि यस मुझे आगे बढ़ना है एज एन इंडिविजुअल। और हमारा आपसे प्रॉमिस है कि यहाँ पर ये कड़ी शुरू हुई है, ये समाप्त नहीं हो रही है इस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम से। वी विल कंटिन्यू एंड वी विल ट्राई टू हैंड होल्ड यू ऑल्सो, सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो वेन एवर यू फील कि यस हमें ये छोटी प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या समाधान है, तो उस समाधान देने के लिए हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे। अब मैं जनक मैडम और आप लोगों के बीच नहीं आना चाहता हूँ, तो मैं अनुश्री मैडम से आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और आगे की कार्रवाई जो स्टार्ट करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सैपलिंग आया होगा एक, है ना, प्लीज़। Before inviting Dr. Janak Palta ma'am, I would like to give a brief introduction. Dr. Janak Palta McGilligan is an Indian Padma Shri recipient, social worker, and the founder of Jimmy McGilligan Center for Sustainable Development, an Indore-based non-governmental organization working towards sustainable community development. She is also a founder director of Burley Development Institute for Rural Women. Dr. Janak is a leading example of a impact women can have when one believes in the cause and takes action. We welcome Dr. Janak Palta ma'am. Ma'am, please share your words of wisdom with us. सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ कि आने में देर हो गई। मेरे घर पे कुछ लोगों ने तय किया हुआ था कि वो मेरे घर का पोल्यूशन लेवल और 250 फुट पर पानी कैसे ले रही हूँ जबकि 1000 फुट नीचे पानी ले रहे हैं लोग। तो वो लोग आने वाले थे, उन्होंने रात को मैसेज डाला कल आएंगे। मैंने उनको लिखा कि कितने बजे आएंगे, तो सुबह उन्होंने मैसेज दिया कि हम 9 बजे तक आ जाएंगे। तो वो आए और उनको 4 बजे तक काम करना है। फिर मैं घर में अकेली थी, तो फिर मुझे पूछा कितने लोग आएंगे, तो बोले 4 लोग आएंगे। तो फिर मैंने 4 लोगों का उठ के नाश्ता बनाया, तैयारी की, थोड़ा उसके कारण लेट हो गई और उनको सब सामान दे के आ गई हूँ। और वो लोग कर लेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत कम होगा और पानी 250 फुट पर कैसे मिल रहा है एक गांव में, जबकि सारे गांव में 1000 फुट पे मिल रहा है और 600 फुट से शुरू होता है, 1000 फुट तक मिलता है। तो वो उसका टेक्निकली लैब की गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ट करके एग्जाम्पल वो बताना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि ये डर हो रहा है कि बेंगलोर के बाद इंदौर में पानी नहीं आएगा। तो उसके कारण मैं आज मेरी प्लान के बिना देर हो गई मेरे को। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर, तो सबसे पहली बात मैं ज़रा हाथ खड़ा करेंगे कौन कौन से महिला खुद एंटरप्रेन्योर हैं, हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, ठीक है, गुड। आप में से गांव की कितनी महिलाएं हैं जो गांव में रह के एंटरप्रेन्योर हैं? कोई भी नहीं है? कोई बात नहीं, आज के बाद वो भी शुरू करना है आपको। शहर वालों को अब गाँव के लिए भी कुछ कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपने पैसे कमा लिए,
आपने बंगला बना लिया, कार बना ली, बैंक में फिक्स डिपॉजिट अच्छा हो गया, आपका नाम हो गया, आपकी शान हो गई, आपके सारे बच्चों को भी लगेगा कि अभी आपकी इज्जत बढ़ती है। ये तो पक्की बात है। एक महिला जो काम करती है उसका नाम होता है, इज्जत भी होती है। और थोड़ा सा लोग घबराते हैं बात करने के लिए, कुछ तो भी नहीं तो कुछ नहीं समझते महिलाओं को वो। तो आपका ज़माना अच्छा है, आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, और मुझे बहुत खुशी है कि आईपीएस जब से बना है, अचल भाई ने जब ये शुरू किए थे काम, जब लोग कोई पेड़ उखाड़ना चाहते थे तो वो उखाड़ने वाला पेड़ उखाड़ने नहीं देते थे, ट्रांसप्लांट करवा के आईपीएस के कॉलेज में के कैंपस में लगाते थे, और वो पेड़ अभी भी है वहाँ पर। तो अचल भाई और उनका जो पूरा कंपनी है, सारा ग्रुप है, वो लोग शिक्षा के प्रति बहुत, उन्होंने कई डिपार्टमेंट्स के माध्यम से शिक्षा का काम किया है। मुझे आज रास्ते में भी याद करती आई वो एक मैडम जिन्होंने आईपीएस का सबसे पहला एक शुरू किया था, उसकी प्रिंसिपल होती थी, अभी उनका नाम भूल रही, मिस करके उनको कुछ बोल, सिंथिया जेम्स मैडम, वो मेरी सहेली हैं। तो हम उस उम्र वाले लोग हैं, और मैं बहुत खुश होती हूँ। अभी भी वैसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, पर फेसबुक पर हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम लोग लिखते हैं एक दूसरे को अभी कैसे हैं। और मैं वो दिन याद करती हूँ कि जब सिंथिया मैडम ने पहली एकेडमी खोली थी, उसके बाद तो अब कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है जो वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मुझे ही पता है कितने स्टूडेंट्स को जिनको मैंने वहाँ उनके पेरेंट्स को रिकमेंड किया कि आपकी बेटी है, इसको पढ़ने भेजना है तो वहाँ भेजो, तो अभी वो लड़की की आईआईटी ख़त्म होने वाली है। ऐसे म्यूज़िक के बच्चे, जो इंदौर में शायद संगीत गुरुकुल का डायरेक्टर है, वो भी स्कूल वहीं पढ़ा है। तो केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर बहुत देशों में वो बच्चे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। तो आप महिलाएं भी खुश नसीब हैं कि उज्जैन के नज़दीक आपको सुविधा देने के लिए स्कूल आपके नज़दीक आ गया है, आपको उज्जैन वालों को वहाँ ना जाना पड़े। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो बातें बताई कि किस तरह से डिस्काउंट देते हैं, किस तरह से इनकरेज करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत में ये सबसे बड़ा दो तरह के दान ऐसे हैं जो बहुत महान माने जाते हैं। एक रक्तदान है, एक विद्या दान है। मतलब आपको अगर कम भी कर रहे हैं वो, तो भी उतना भर दान कर रहे हैं वो। तो मुझे बहुत खुशी है ये कैंपस देखकर, आके ऐसा ही लग रहा है वहाँ खड़ी हूँ एबी रोड पे अंदर से। और आज बात करनी है महिला सशक्तिकरण की। पहली स्लाइड पे वापस जाएंगे। महिला, मैं दो शब्दों को आपको बताना चाहती हूँ। पहले, महिला सशक्तिकरण क्या है। 2001 साल पहले, तो 1972 से हम लोगों ने, मैं उन लोगों में से हूँ इंडिया के, जिन लोगों ने महिला पुरुष समानता की बात उठानी शुरू की थी। करते तो घर घर में थे लोग, लेकिन हमने वो यूनाइटेड नेशंस तक, पहले एशिया के देश के लेवल पर, फिर ये महिला कमीशन बने, देश के बने, फिर राज्य के बनवाए, वो सब। तो सरकार ने, यूनाइटेड नेशंस ने 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। तो उसमें क्या हुआ, शुरुआत कैसे होती है। सरकार के हर महिला
विभाग जो था विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी में एक महिला विमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर रख दी। तो मुझे याद है मैं उनसे पूछती थी कि आपको क्या रोल है आपका, तो बोले मालूम नहीं, अभी नया नया है, अभी तो हमें बता दिया कि हमें विमेन एम्पावरमेंट करना है, पर विमेन एम्पावरमेंट क्या है हमें भी नहीं पता, और कुछ जो लिख के आया उनको भी नहीं पता था। क्योंकि फिर ये हुआ जब महिलाएं अपने जीवन के हर फैसले अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए उसमें भागीदारी दे सकें, इतनी सशक्त हो जाए, इस लेवल पे आ जाए, तो उसको सशक्त महिला कहते हैं। सशक्त का मतलब केवल शरीर से भारी हो जाना, गुस्सा कर देना, किसी को डरा देना, ना थानेदार टाइप जो होता है, वो सशक्तिकरण की बात नहीं है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो ये कुछ बातें हैं, उसको विमेन सशक्तिकरण कहते हैं। क्योंकि जिस जमाने में मैं 76 साल की हूँ, तो मेरे खानदान में मैं पहली लड़की थी जिसको छठी जमात से, ये माता पिता इतने अच्छे थे कि ननिहाल जाना है, बस में बैठकर 4 घंटे का रास्ता था, तो बस में बैठ के चली जाती थी। फिर लड़कों की उस टाइम बारात में लड़कियां नहीं जाती थी, तो मुझे अकेली लड़की को बारात में भी भेज देते थे। तो माता पिता अच्छे थे, उनको मेरे पर विश्वास था, और वो देखते थे कि इसको खुशी होती है। तो मेरे को घूमना आना जाना कोई तरह की पाबंदी नहीं थी। फिर ये भी हुआ कि भाई शादी नहीं करना है तो ठीक है, नहीं करना ठीक है, नहीं करना है। जब करना करने की बात आई तो फिर करने पर भी हाँ ठीक है, अच्छा है, करते हैं। मुझे नौकरी नहीं करना है, अब मुझे सेवा के काम में जाना है, जो भी करना है सब करने में माता पिता कहते थे ठीक है। उसका एक कारण ये था कि मैं पहला बच्चा थी अपने माता पिता की, और 16 साल का 10वीं क्लास पास की थी मैंने, चंडीगढ़ की बात है। तो मुझे अस्पताल में अचानक बेहोश हो गई, अस्पताल में ले गए, और डॉक्टरों ने पूछा मेरे माता पिता से कि इससे पहले कभी बीमार हुई है? उन्होंने बोले तो कभी बुखार भी नहीं हुआ इसको, तो इसको तो ओपन हार्ट सर्जरी लगेगी। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी अभी इंडिया में हो नहीं रही है, लेकिन दाखिल कर लिया उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में। तो 9 महीने हर 4 घंटे में एक स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा देते, पर बताते नहीं कि मेरी सर्जरी कब करेंगे, क्या क्यों नहीं कर रहे। तो हमारे एक पड़ोसी थे, तो उन्होंने आके, उनकी भांजी हेल्थ मिनिस्टर थी सुशीला नैयर, जो कि गांधी जी की, विनोबा जी की भी डॉक्टर रही हैं, वो वर्धा में पड़ी हुई थी। उसके पास गए कि भाई ये बच्ची पड़ी है अस्पताल में, इसका आगे भविष्य है, तो ये इसकी सर्जरी क्यों नहीं हो रही। तो उसने जांच करवाई तो पता चला कि एनेस्थीसिया 14 घंटे का देना पड़ेगा, 14 घंटे बेहोश करना पड़ेगा, सर्जरी इतनी बड़ी है। और पूरे इंडिया में किसी को 14 घंटे का एनेस्थीसिया देना नहीं आता था। तो सुशीला नैयर हेल्थ मिनिस्टर ने कनाडा से एक इंडियन एनेस्थीसिस्ट, जिन पर उनको भरोसा था, भट्टाचार्य को बुलाया, एनेस्थीसिया दिया, मेरी सर्जरी हो गई। और कुछ दिन बाद जब टाइम आया कि मैं होश में आ गई या आने वाली हूँ, तो डॉक्टर कहता, जनक आंखें खोलो, देखो, आंखें खोलो, 3 बार बोलता, देखो तुम्हारी सर्जरी ठीक हो गई है, तुमने हिस्ट्री बना दी है, इंडिया का पहला ऑपरेशन तुम्हारा ठीक हुआ है, आंखें खोलो। आखिरी बार आंखें खोलने से पहले मैंने ईश्वर से कह दिया कि आपने मुझे ये नई जिंदगी दी है, मैं ये जिंदगी आपका धन्यवाद देने में लगाऊंगी। तो ये मेरे जीवन का पर्पस
डिक्लेयर कर दिया मैंने उस टाइम पर, कब 16 साल की उम्र में। अब ठीक है, ठीक हो गई, कुछ महीने और रही, पूरा 1 साल अस्पताल में रही दाखिल, ठीक होके आ गई। तो डॉक्टर कहने लगे कि आपको कुछ सेवा देने आना पड़ेगा अस्पताल में। क्या सेवा देने आना पड़ेगा? या कार्डियोलॉजी की ओपीडी में आके बैठना होगा रोज, ताकि दूसरे लोग आपको देख सकें कि ये एक बच गया है इंसान ओपन हार्ट सर्जरी से, इसको देखकर जो करवाना है वो डरेंगे नहीं। आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है, देखने में मेरे को अंदाजा है सब छोटे हैं मेरे से उम्र में, सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने वो ज़माना देखा होगा जब ये मैडम स्मार्टफोन लेके बैठी हैं, बात इधर सुननी नहीं, कुछ और फिल्म देखती, यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही। उस टाइम कुछ भी ऐसा साधन नहीं था कि अगले दिन पता चलता कि इंडिया की पहली सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। तो वो मरीजों को बताना चाह रहे थे। तो 6 महीने में अस्पताल जाती रही, मरीजों को पूछते, मैं बताती नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इतने घंटे का ऑपरेशन था। 2 दिन के बाद मुझे आईसीयू में लाए, रिकवरी रूम में। खैर वो मेरा वक्त जीवन का जिसने मेरे जीवन को इस तरफ मोड़ दिया कि मुझे जीवन में केवल ईश्वर का धन्यवाद करना है, एक इस बात का कि मुझे इंसान बनाया, दूसरा इस बात का कि मुझे औरत बनाया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब औरत सशक्त होती है तो दुनिया की कोई चीज उसको रोक नहीं सकती, कुछ भी। ये आम तौर पर देख लेना आप, औरत का आदमी मर गया, शहीद हो गया, या नेचुरल डेथ हो गई या अननेचुरल डेथ हो गई, औरत जिंदा रहती है बहुत साल तक, पर आदमी की बीवी मर जाती है, उसको नहीं समझ आता अब जीवन कैसे जीना है। आप देखना, अपनी रिश्तेदारी में भी देखना, आदमी को मुश्किल है, जल्दी ही कोशिश करते हैं उसको दूसरी बीवी मिल जाए। तो ये एक उदाहरण है सशक्तिकरण की, कि महिला के अंदर ईश्वर ने शक्ति दी है जब वो मानती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ देवियों का मानते हैं, शक्ति मानते हैं उसको, दुर्गा को मानते हैं। तो सशक्तिकरण का मतलब तन की और मन की, दिमाग की केवल शक्ति नहीं है, आत्मा का सशक्तिकरण है कि हाँ। और इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को कम दिखाना हमें। तो ये 2001 का मतलब ये था कि हम पुरुषों के बराबर हैं और मैं फैसला ले सकती हूँ। उससे पहले लड़कियों को अगर आप आज भी जाके देखें बड़े अस्पतालों में, तो लड़कियां लेडी डॉक्टर हैं, औरतों की डॉक्टर हैं, बच्चों की डॉक्टर हैं। बहुत कम औरतें हैं जो कैंसर की सर्जन हैं, जो ब्रेन की सर्जन है, जो हार्ट की सर्जन है, बहुत कम है। मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे को इंदौर में 39 साल हो गए काम करते, ग्रुप्स आते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के, हर ग्रुप को पूछती हूँ कितनी लड़कियों ने इस साल ज्वाइन किया। 39 साल में आज भी 2 से ज़्यादा संख्या एक ग्रुप में मैकेनिकल इंजीनियर की नहीं है, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि ये मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बनेगी, डॉक्टर भी सर्जन भी नहीं। तो आजकल इंटीरियर डेकोरेटर में भी कहने लग गए हैं कि ठेकेदारों के साथ काम करना पड़ेगा, गाँव की लड़कियों को नहीं बनने देते। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सबसे बड़ा सशक्तिकरण का एक तरीका है, लेकिन फैसला आपने लिया है। दूसरा भाग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप में से कितने लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पता है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर पता तो मैं ना बताऊं, किसी को नहीं पता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, आज से
1992 की बात है। मैंने आपको स्लाइड शो से दिखाऊंगी डिटेल में बातें, लेकिन एक पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेकर, जो अभी क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। अभी कोई बात नहीं, कर लो, आपको कुछ करना। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज की बात उस टाइम 1992 में शुरू हुई कि पर्यावरण में देश का नहीं दुनिया का बहुत बुरा हाल है। 1992 में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन का मतलब ये था कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है, कौन से, क्या क्या है प्राकृतिक संसाधन, बोलिए। पानी, हवा, पृथ्वी, सूर्य और हाँ तो धरती। ये ऐसे इनका उपयोग करना ध्यान रख के 1992 में कि आने वाली पीढ़ियों को हमेशा मिले रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये थी, लेकिन मैं जब वापस आई तो पर कम्युनिटी डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल एक तो संसाधन है, एक है इंसान और इंसानों के रिश्ते। एक कम्युनिटी सस्टेन करती रहे, आपस में मिलकर सब रहते, मिलके काम करें और रिश्ते बने रहें, उसको सस्टेनेबल बोलते हैं, जो कभी 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 हटेंगे नहीं। हिंदी में उसको बोलते हैं टिकाऊ। ये टिकाऊ, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, वो एक और भाषा है बाजार की। तो मेरे को लगा, मैं वहां से आई जब इंदौर, मैं स्लाइड में बता दूंगी बातें, लेकिन बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है आपको। मैं बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूंगी कि मैंने लोगों से आके पूछना शुरू किया कि इंदौर में पानी की क्या हालत है। आपने देखा होगा, मैंने आते से बोला ये बोतलें हटा दो। वो क्यों हटवाई, आपको अब समझ आएगा मेरी बात सुन के। लोगों ने कहा उस जमाने में 1992 में, मैंने आगे पीछे पीने के पानी की क्या हालत है इंदौर में, कितना है। बोले नर्मदा कभी आती है कभी नहीं आती। फिर मैं पंजाब की थी, मैं इंदौर शिफ्ट हुई, चंडीगढ़ बात हो रही तो पूछते हैं क्या हाल है चंडीगढ़ का, पंजाब का क्या हाल है। अभी तो कैंसर ट्रेन चल पड़ी है। जो जमीन है पंजाब की, उसमें इतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल दिए हैं, दवाइयाँ, कि उसमें जो कुछ उगता है खाने वाला वो सारा कैंसर ही उगता है। और कैंसर की एक ट्रेन एक अस्पताल के लिए चल पड़ी है। तो भैया हमारी धरती माँ भी कैंसर उगाने लग गई, नर्मदा मैया भी कभी रूठ गई। फिर बात चले, एक फिल्म बनी थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब बताइए, अगर गंगा ही मैली हो गई तो साफ क्या रहा दुनिया में, सोच सकते हैं। शिप्रा नहीं है तो महाकाल का कोई महत्व है? उज्जैन वाले बताओ, शिप्रा में स्नान करके मोक्ष मिलता है, शिप्रा खत्म। अब उस बात को लेकर ये बात हम लोगों ने पकड़ी कि हम ऐसा जीवन जिएंगे कैसा, जो हमने बचपन से सीखा था। मंदिर में जाते थे, कथा में सुनते थे, आरती हो जाती थी, सारे खड़े होकर आरती करते थे। बाद में पंडित जी या जो भी महाराज या कथावाचक थे, वो क्या कहते थे, विश्व का हो कहते थे ना। अपने आप होना था क्या? किसी ने सोचा
कि मुझे विश्व का कल्याण करना है? आज भी कोई सोचता है क्या? दूसरा भाग क्या था प्राणियों में? हो, अभी तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान। ये छोटी जात के हैं, ये बड़ी जात के हैं, ये तो ये है, ये तो वो है। अभी मैंने ये परिभाषा बनाई, फिर उस परिभाषा को आगे बढ़ाया कि विश्व का कल्याण करना होगा, हो नहीं, हमें करना होगा। बाई थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली, स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। उस दिन मैंने कसम खाई, ये बोतल मुझे दिखनी नहीं चाहिए पानी की, और मैं नहीं देखना चाहती हूं। और नहीं, मैं उस मंच पर बैठी नहीं, अगर बोतल बैठी है तो यहां से भी उठा के हटा दी। मुझे पता बोतलों को फर्क नहीं पड़ेगा, आईपीएस को भी नहीं पड़ेगा, पर मुझे शांति है। मैंने मेरे हिस्से का कल्याण करके एक मैसेज दे दिया आपको कि ये कितनी खराब चीज है। जिस आदमी को इतनी इज्जत से आप बुलाते हो, वो आते से ही कहता है उठाओ, ये कितनी बुरी आदत है। लेकिन ये जानबूझ के करती हूं। मेरे से शुरू करूंगी मैं विश्व का कल्याण। किस तरह से? समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहकर वास्तव में जीवन में। तो अब उसकी स्लाइड्स आपको दिखाती हूं। सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट, इस उम्मीद से कि आप में से जो लोग यहां बैठे हैं वो अपने व्यापार को, अपने पैसे को, अपनी दौलत को विश्व के कल्याण में कैसे लगाएंगे और समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से कैसे रहेंगे। तो थोड़ी स्लाइड्स, ये यहाँ 2, 3, 4 बातें बताई जा रही हैं कि मुझे 39 साल हो गए हैं ये सीखते हुए। 1985 से 24 हो गए। अब थोड़ा पहले का डाटा लिखा है। तो ये दूसरा था जिमी मैगिलिगन सेंटर और बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। मैंने वहाँ पर 1985 से 2011 तक मैं और मेरे पति दोनों मिलकर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते थे। तीसरा, उनकी डेथ हो गई। मैं गांव में रहती हूँ और जो काम मैं करती हूँ, मेरे काम का नाम है जिमी मैगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई फंडेड एनजीओ नहीं है, किसी से पैसे स्पॉन्सरशिप और ये डिस्काउंट ये कुछ नहीं लेती हूँ। फिर जैविक सेतु बनाया। आप में से कितने लोगों को जैविक सेतु पता है? आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको पता है आपके प्रोडक्ट जैविक कितने हैं। जैविक किसको कहते हैं, किसी को पता है? ऑर्गेनिक। जो चीज बिना किसी जहर वाली दवाई के उगी है या बनी है वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक जैविक सेतु बनाया। उसके बाद सोलर कुकिंग टेक्नोलॉजी सीखी, करके देखा, सिखा के देखा, यूज करके देखा, फिर उनको डेवलप कैसे करना उस काम को, फिर इंजीनियरिंग सिखाने लोगों को उसकी, कुकर बनाने कैसे हैं, कुकर संभालने कैसे हैं, टेस्ट कैसे करने हैं। आज मेरे घर में पानी टेस्ट हो रहा है, पोल्यूशन लेवल टेस्ट हो रहा है, तो कुकर का भी टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट करना भी सीखा, अपने हाथ से नहीं बनाया पर सीखा। फिर डॉक्यूमेंटेशन किया, लिखना, रिसर्च पेपर लिखना, दूसरों को बताना। और 1200 कुकर गांव में लड़कियां सीख के ले गई और वो चला रही है। और 500 कुकर दूसरी तरह के थे जो इंडिया में गए। 6 बड़ी सोलर कम्युनिटी किचन्स, बड़े साइज की, वो भी आपको दिखाएंगे। तो
फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? आपका जो काम है, ये पापड़ बड़ी है ना, खाने के प्रोडक्ट्स कितनी महिलाएं बनाती हैं? हाथ खड़ा करेंगी आप में से? 1 2 3। कोई पीने के भी बनाते हैं? अभी 3 बना रहे हैं, कोई बात नहीं। इसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। अगर आलू के चिप्स बना रहे हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग है। नींबू का शरबत बनाते हैं तो फूड प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो चटनी बना ली है, फूड प्रोसेसिंग है। सॉस बना ली है, फूड प्रोसेसिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, पर हमारी सोलर फूड प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। एक वो जगह उल्टे हाथ पे, जो जगह मुझे दी गई थी 1985 में, 6 एकड़ ज़मीन जिसकी दीवार नहीं थी। ये भमोरी में वाव होटल के दाएं हाथ पे है, रसोमा के पीछे है, बहाई भवन के अंदर है। 6 एकड़ की ज़मीन मुझे दी गई थी और दीवार भी वो मेरे आने के बाद बनी है। आप देख सकते हैं कि वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे। वो करीब 70 साल पुरानी ज़मीन थी। तो वह उस पे आके मुझे इंस्टीट्यूट शुरू करना था आदिवासी लड़कियों के लिए। और दूसरी तस्वीर उस टाइम की है, वो इंस्टीट्यूट जो मैं छोड़ के आई हूँ 26 साल के बाद। तो मेरा एंटरप्रेन्योर ये था। आप महिला सशक्तिकरण है, मेरा सामाजिक सशक्तिकरण है, आपका आर्थिक सशक्तिकरण है, पर दोनों की ज़रूरत है। तो उसमें उसका नाम मैंने रखा बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन। बर्ली शब्द जो है आदिवासी घर में एक बीच में एक तना होता है जिस पे पूरा घर टिका रहता है, पूरा एक। ये हॉल क्योंकि अचल भाई के तरीके से बना हुआ है, नहीं तो ये मुश्किल था। इसके सेंटर में एक पिलर होता जिसके ऊपर टिका होता ये, है ना। तो वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। तो वो सेंट्रल पिलर जो है, आदिवासी लड़कियों का कुछ का नाम होता था बर्ली। तो मैं उनके नाम जानने में बड़ी उत्सुक होती थी। तो सोमली, मंगला, तो मैं वो नाम थे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पे, सोमवार, मंगलवार। तो ये बर्ली क्या है? तो बताया कि जो घर का बीच का खंबा है जिस पे घर टिका है, सेंट्रल पिलर है, वो बर्ली है। मैंने उस दिन कल्पना करी कि महिला ही दुनिया की बर्ली है। अगर वो बर्ली, एक तो बल्ली है सपोर्ट वाली, ये तो बीच वाली है जिसपे पूरा ही टिका है, वो अगर ढंग की नहीं है, वो अगर पढ़ी लिखी नहीं है, अकल वाली नहीं है, वो सद्गुण वाली नहीं है, वो लड़ती है, कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, व्यवहार की अच्छी नहीं है, ज्ञान की अच्छी नहीं है, कुछ आगे अच्छा सीख नहीं रही है, पढ़ लिख नहीं रही है, उसको पता नहीं परिवार कैसे बनाना है, दुनिया में कैसे सस्टेनेबल कम्युनिटी कैसे बनाना है, रिश्ते कैसे सस्टेन कर रहे हैं। इसलिए मैंने महिला को बर्ली कहा। तो ये बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन महिलाओं को सशक्त कर रहा। कौन सी? वो लड़कियां जो आगे चल के माँ बनेंगी लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गई हैं। आदिवासी लड़कियां धार, झाबुआ और ऐसे ऐसे जो एरिया हैं आदिवासी, जहाँ लड़कियों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता था। अब आपकी बैकग्राउंड बन गई सब कि यहाँ पर 26 साल ये आके मैंने शुरू किया और 26 साल वहाँ रहकर ये इंस्टीट्यूट में 6000 लड़कियाँ 500 गाँव की ट्रेनिंग लेके गई
और आज तक कोई भी लड़की मेरी नौकर नहीं है किसी की। एंटरप्रेन्योर हैं, या वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, या अपनी दुकान चलाती है। पढ़ के गई, ओपन स्कूल वोकेशनल ट्रेनिंग पास करके गई। कौन सी लड़की? जो 6 महीने पहले निरक्षर आई थी। IPS वाले बता रहे हैं कि वो डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हमारी सारी ट्रेनिंग फ्री थी और आना जाना भी फ्री था, खाना भी फ्री था। लेकिन वो लड़कियों के लिए था जो ऐसे घर की थी जिनके पास, मतलब दूसरों के लिए भी, सबके लिए, पर वही लड़कियां लेते थे, उनके लिए खोला था। नेक्स्ट, ये मैं थी तब। एक सर्वेंट रूम था, प्लाई वाला 10 बाई 10। वहाँ टॉयलेट नहीं था, बाथरूम नहीं था, बाहर बिजली नहीं थी 6 एकड़ ज़मीन में, कोई दीवार नहीं थी, और मैं बिल्कुल अकेली थी। और मुझे अभी भी याद है कि एक टूटा हुआ पुराने टाइप का एक टॉयलेट था बना हुआ। तो जो ड्रेनेज का होल रहता है जहाँ पानी अंदर जाता है, पहले ही सप्ताह के अंदर बिल्कुल अकेले रहती हूँ, वो भी भामोरी में। इधर कलाली है, इधर ट्रक वाले बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, टक 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 टक, पीछे कुछ और है, टेम्पो की आवाज़ जाती है। और पर मेरे को बहुत कुछ सुनना बंद हो गया था, मेरा अंदर चालू था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने ये सब करना था। पोस्ट मेरी डायरेक्टर थी, कोई स्टाफ नहीं था, कोई असिस्टेंट चौकीदार कुछ था ही नहीं वहाँ। कोई ले भी जाता तो क्या ले जाता, ऐसी स्थिति थी। लेकिन मैं, ईश्वर की कृपा से मैं बहुत मजबूत थी। मैंने जो 16 साल पहले अस्पताल में गुजारे, बाकी 16 साल इस बात में गुजारे। अभी लोग, आज मैं पढ़ रही हूँ बद्रीनाथ, केदारनाथ और चारों धाम की यात्रा शुरू हो गई। मैं उस ज़माने में चारों धाम की यात्रा इसलिए करने गई थी कि प्रभु कहाँ है और मैं किस तरह कहाँ रहकर फुल टाइम ईश्वर का धन्यवाद दे सकूं। 1981 में तो वो बात मेरे अंदर मजबूत थी। माता पिता को बोला कि मुझे जाना है। 16 साल में मुझे बहाई धर्म पसंद आया, सारे धर्म मैंने पढ़े। धर्म की पसंद की बात नहीं थी, उसमें करना क्या है, कुछ करना है, कर्म करने हैं, बातें नहीं करनी। तो वो मुझे पसंद आया और मुझे कहा गया, मैंने लिख के दे दिया जो नौकरियां कर रही थी कि मैं तो अभी ये फुल टाइम यही काम करूँगी, कोई भी ऐसी जगह बता दो जहाँ मेरी ज़रूरत है। तो यहाँ मेरी ज़रूरत थी। और अगली देखेंगे आप, 3 साल मैं वहाँ अकेली थी और मैं गाँव में जाती तो ये गांव की लड़कियों की स्थिति थी। लड़कियां लकड़ी लेने जा रहे हैं, लड़कियां पानी लेने जा रही हैं, लड़कियां चक्की पीस रही हैं, लड़कियां किसी माँ बाप के पास गई तो लड़कियों को इंदौर में हम सेंटर खोल रहे हैं। ना ना ना, लड़कियों को नहीं भेजेंगे। जो लड़का हमारा इंदौर गया वापस नहीं आया खेत पे, वो खेत पे नहीं आया वापस। जिसने पैंट पहन ली वो वहीं का हो गया। तो खिलाफ थे वो। लेकिन मैं कलेक्टर के पास गई वहाँ कि आप मेरा परिचय ऐसे लोगों से करा दें कि जो लोग अपनी बच्चियों को वहाँ भेजना चाहते हैं उनको सारा कुछ फ्री है, जो लड़कियाँ स्कूल भेज सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा पीछे करना बेटा वापस उसको। नारू एक वो बीमारी है जो पानी से होती है, साइक्लोप होता है। वो एड़ी से और घुटने के पास से निकलती है, पानी से आती है। कौन से पानी से? जिसमें वो साइक्लोप है। तो वो आपको अभी स्लाइड ये चालू करेंगे तो उससे चलेगा ही नहीं स्लाइड प्रोजेक्टर। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी मैं। तो उसके बाद में जिसको वो होता है नारू की बीमारी, बहुत दर्द होता है। 1 मीटर लंबा तक कीड़ा निकलता है घुटने से या एड़ी से। तो वो जिसको होता है वो निकलते वक्त बावड़ी में बैठ जाता है, तो वो पानी से उसको ठंडक से बर्निंग उसकी ठीक हो जाती है और वो कीड़ा निकल जाता है।
कीड़ा बावड़ी में चला जाता है, सारे लोग बावड़ी का पानी पी लेते हैं, और जो जो पानी पी लेते हैं उनको सबको हो जाता है। आपको पता है कोरोना मान लीजिए कोरोना है, कोरोना की तरह से नहीं था, नहीं ये तो पीछे इसके बाद ठीक है, वो तो बता रहे हैं कि मैंने आगे, ये महिलाओं की स्थिति है। हाँ, ये एक फोटो है, जब लड़कियों को ट्रेनिंग शुरू की तो उन्होंने कैंडल द्वारा बनानी सीखी। तो ये राजबाड़ा पर अजीत जोगी कलेक्टर थे, तब मैंने परमिशन लेके उनकी मोमबत्तियाँ बेची। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी की चिट्ठी आई उर्दू में मुझे कि बेटा पहली बार थी घर में दिवाली पे, बेटी नहीं थी और घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे ये खुशी है कि तुम लोगों के लिए, उनके घर रोशन करने के लिए तुम ये काम कर रही हो, और मेरी बेटी के कारण किसी एक घर में दिवाली को दिया भी जल गया। तो मेरे माता पिता ने कहा कि हमारा जीवन सफल हो गया। ऐसे माँ बाप थे। आगे चलेंगे अभी। ये फिर गांव गांव में जा रही हूँ, पता चल गया नारू है। तो यहाँ 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि चंडीगढ़ की चप्पल जो मैं पहन के गई थी वो आधा किलोमीटर पर टूट गई, नहीं चल पाई वहाँ पर। तो मैंने 2 रुपए की आदिवासियों की टायर की चप्पल खरीदी, 2 जनता धोती साड़ी खरीदी। वो थैली है, उसमें 1 जोड़ा रख लेती, 1 जोड़ा धो लेती अगले दिन, और उस घर में सोती जाके रात को जहाँ नारू वाला मरीज था। तो 302 रात, 302 गांव के 302 उन घरों में गुजारे। कलेक्टर से एक चीज़ मांगी, मुझे नेहरू युवा केंद्र के वो लड़के 3-4 दे दो जो थोड़ा ड्रामा कर लेंगे भीले में, मैं उनको सिखा दूंगी कि ये नारू का ख़त्म करने का ड्रामा तो कैसे करना। तो उन्होंने मुझे मंडली दे दी और मैं गांव गांव जाने लगी। 23 किलोमीटर पैदल रोज चल लेती थी। तब मैं काफ़ी अच्छी हालत में थी शरीर को लेके, और अंदर से भी मजबूत थी। और दूसरी बात, यहाँ देख रहे हैं कि अंधेरा है, वो जो गैस था पेट्रो गैस, उसमें एक सफ़ेद जालीदार एक मैंटल होता था, और अगर वो फ्यूज़ हो जाता, से फ्यूज मैंने फट गया, बस फिर कुछ नहीं जब तक नया नहीं डालते उसमें। अब ऐसे हालात में एक जवानी की उम्र में आपको अकेले पागलों की तरह घूमना है गांव गांव जाके, और पैदल चल चल के घूमना है। और पर उससे ये भी सोचा कि इसका कोई और भी तरीका निकलना चाहिए। फिर सोलर लैंप पे आई मैं। जैसे जैसे जाती गई समस्याएं भी देखती गई। आप जो मार्केट कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जैसे जैसे कर रहे हैं, और क्या क्या दिख रहा है आपको, जो कर रहे हैं उसी पे अटके नहीं रहना आपको, और क्या है। तो ये और क्या का सीन है मेरा नेक्स्ट। ये नारू की बीमारी थी, वो नीचे देख रहे हैं आप, मैं ड्रामा करवा रही हूँ। हर रात को 302 ड्रामे करवाए मैंने 302 गांव में, और नारू ख़त्म कर लिया महिलाओं ने सीख लिया। चलिए, और मुझे बुलाया गया 1992 में UNEP का ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर, उस बात के लिए कि आपने 302 गांव में पानी से होने वाली बीमारी का मुक्त किया। तो लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ कि मेरे लिए ये मेरी संस्था का नाम या मैं, ये अवार्ड नहीं था। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक हार्ट का ऑपरेशन था, और उसके बाद दूसरा ये अवार्ड था। अरे क्या ये अवार्ड, कितनी बुरी हालत है इंडिया के गांव की, कैसे जाके काम करेंगे, पानी है नहीं, धरती में केमिकल डाल रहे हैं, पर्यावरण की हालत इतनी खराब है, गांव में लाइट नहीं है, सारी महिलाएं धुएं में खाना बनाती हैं। मैंने जाके देखा, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से थी, मुझे पहले नहीं पता था, जबकि वहाँ भी गैस बहुत बाद में आई थी।
लेकिन मैं क्योंकि शहर में रहती थी, मुझे पता नहीं था कि सारी उम्र लकड़ी पे धुएं में खाना औरतों ने बनाया था। आदमी लोग खाना नहीं बनाते थे धुएं में, आदमी लोग खाना बनाते ही नहीं थे, वो तो पी पू के आते थे घर रात को, बस, और कुछ नहीं। ये पुरस्कार मिला, चलिए आगे। इस बीच में पहले की बात है, उस यूएनईपी के मेरी शादी, ये जिमी मगिलिगन इनका नाम भी, ये भी एक बहाई थे, इंडिया में सेवा देने आए हुए थे। इन्होंने ये केवल इसलिए रुक गए, इंडिया से वापस नहीं गए, कि जो काम मैं करता हूँ, ये पानी के साथ मैंने जो काम किया है, ये जो गांव की समस्या है, और जो इंस्टीट्यूट को पर्यावरण वाला बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, ये मुझे आता है। मैं तो यहाँ सारी उम्र रहकर मैं वापस नहीं जाना चाहता यूके। 4-5 साल से थे यहाँ पर वो, फिर परमात्मा की मर्जी हुई, हमारी शादी हुई। उन्होंने इतना काम किया कि उनको क्वीन एलिजाबेथ ने ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो हमारे पद्मश्री से एक दर्जा ऊपर होता है, पद्म भूषण के बराबर होता है, तो लेकिन सारा जो पर्यावरण वाला काम है, सस्टेनेबिलिटी वाला काम है, वो अपने हाथ से उन्होंने किया। आगे चलिए। ये लड़कियां 6 महीने के बाद ट्रेनिंग लेके अपना दीक्षांत समारोह है, अपने सर्टिफिकेट का उनका कार्यक्रम चल रहा है। ये फिर धुएं को ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरे पति ने तय किया कि धुएं में खाना बनाना महिलाओं पर हिंसा है। कुकिंग इन स्मोकी किचन इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मैंने मेरे हस्बैंड को धमकी दी, मैंने बोला नो मोर कुकिंग इन स्मोकी किचन्स, वी विल हैव टू स्टॉप इट, ऐसा करके। पर वो बेचारे इसी काम के लिए थे इंडिया में। चलिए, ये फिर उन्होंने 16 डिशेस बनानी शुरू की। चलिए चलिए, ये सेंट्रल इंडिया का पहला सोलर किचन है, बर्ली संस्थान में उन्होंने बनाया, जिस किचन में खाना सिर्फ शीशे की डिश है, वो 9 गैस सिलेंडर, 900 लकड़ी 1 महीने की बचती, इससे खाना बनते। 98 में बनाया है, आज भी 150 लोगों का खाना इस पे ऐसे ही बनता है उस इंस्टीट्यूट में। तो मैं ये कहती हूँ, जब शादी करते हैं, आप लोग तो ज़्यादा शादी वाले ही हैं सारे, शादी करनी है ना, ढंग के आदमी से शादी करना। ये मत देखना इसके पास कार कैसी है, और लड़कों को बोलती हूँ ये मत देखना लड़की गोरी कैसी है, चलती कैसी है, सेक्सी कैसी दिखती है, अरे वो ढंग की है कि नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन निभाएगी कि नहीं, वो तुम्हारे साथ सस्टेनेबल होगी कि नहीं। तो रिश्ता सस्टेनेबल होगा। ये आईपीएस सस्टेनेबल इंस्टीट्यूट है, कहाँ तक पहुंच गया ये, मेरी आंखों के सामने। मैं बूढ़ी हो गई इसको देखते देखते, जवान थी मैंने देखा, अपने तब से देख रही हूं मैं। तो ये देखिए, अभी रोटी बन रही, सब कुछ बन रहा। तो आपके आईपीएस में भी देखा है, अभी जिस दिन इसको अचल भाई देख लेंगे उस दिन बना लेंगे वो सोलर किचन। नेक्स्ट, ये फिर लड़कियों को भी सिखानी शुरू की हमने कैसे बनाना, ये नहीं सोचा कि इंजीनियरिंग वालों का ही काम है। नेक्स्ट, ये आसपास के स्कूलों में भी लोगों ने बोला बना दें, तो मेरे हस्बैंड पैसे तो नहीं लेते थे, पर वहाँ गर्मी में पड़े रहते थे, महीना महीना उनको बना के दे आते थे। वो सिर्फ हायर सेकेंडरी पास थे। एक पर्वतारोही थे, उनका अपना रेडियो स्टेशन बनाया हुआ था, और लैंड रेक्लेमेशन और ड्रेनेज कॉन्ट्रैक्टर थे, बड़े हाई लेवल के थे। लेकिन ये काम उन्होंने कोई भी नहीं किए थे जो यहाँ आके किए उन्होंने। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सोलर कुकर फिर लड़कियों ने बोला हमारे गांव भी ले जाएंगे। फिर बात ये हुई, लड़कियों को विश्वास हो गया, जब रोज सोलर का खाना खा रही, हमारे यहाँ भी सोलर कुकर होना चाहिए। तो ये व्यवस्था तो की, पर इसको पॉपुलराइज कैसे किया जाए, आपको मार्केटिंग वालों को कुछ टिप्स बता रही हूं मैं। इंदौर में कुछ भी करना है आपको किसी चीज को पॉपुलराइज करना है, तो आप सेव बनाने शुरू कर दीजिए।
हमने सेव बनाने शुरू कर दिए। लोगों को सोलर कुकर का पता चल गया कि सोलर कुकर से सेव बन जाते हैं। इंदौर में कोई आ जाए एक बार, बाकी सब भूल जाएगा, गंदी गलियां, गंदा नाला सब भूल जाएगा। 56 पे ले गए, सराफा पे ले गए, सब हो गया। तो ये महिलाओं ने सीखा, गांव पे कुकर लेके गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और सेल्फ हेल्प ग्रुप ने करोड़ों रुपए कमाए मिलकर जाकर सोलर कुकिंग से। नेक्स्ट, ये रोटी भी बनती है, लोगों को विश्वास नहीं होता। चलिए ये पर मैं आपको ये यहाँ बात बताना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है कि जब तक ट्रेनिंग नहीं होती उस सब्जेक्ट में, एक फ़ोन भी है, मेरे पास भी है, कहते हैं उसको स्मार्टफोन, लेकिन मैं आज भी स्मार्ट नहीं हूँ। मैं एक बात के लिए स्मार्ट हूँ कि मैं उसको बंद करके रखती हूँ, तब खोलती हूँ जब मुझे किसी से बात करनी है। मैं बोलती हूँ, मैं व्हाट्सएप नहीं करती, मैसेंजर पे नहीं जाती, इंस्टाग्राम नहीं करती, फेसबुक पे लिखती हूँ, ट्विटर पे लिखती हूँ और ईमेल पे मुझे मिल सकते हैं आप, बस। मैं उसको सारा दिन ये शीशा इसको देखती नहीं रहती मैं। चलिए आगे, ये महिलाएं आगे जाके सारे पैसे कमाने लग गई, चाय की दुकान खोल ली। चलिए आगे, गांव में जब कुकर गए, मैं भी खत्म करने वाली हूँ, ले जाओ इसको, मैं खत्म कर दूंगी। जब कुकर गांव में चले गए, 2010 की बात है, 98 में कुकर गांव में गए थे, तो गांव यहाँ की महिला है एक जयश्री सिक्का गुजराती साइंस कॉलेज की बॉटनी की प्रोफेसर है। उसने 2 इंटर्न दिए। मेरा एक सब्जेक्ट ये है बहुत सालों से, इंटर्नशिप का, एंटरप्रेन्योर का, स्टार्टअप्स का सिखाने का। तो उनको लिस्ट दी, 500 गांव में जाके वो महिलाएं कुकर से क्या कर रही हैं ये बताओ। 98 के बाद कब? 2010 में। तो आके पता क्या बताया उन्होंने? पहली बात ये बताई, महिलाओं ने बोला हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि जंगल दूर हो गए हैं, हमारा बलात्कार, हमारा यौन शोषण का कोई डर नहीं रहा, हमें अब जंगल नहीं जाना पड़ता और जंगल नहीं कट रहे। भार उठा के जब जाते थे बच्चा गिर जाता था, मिसकैरेज हो जाता था, उससे भी बच गए। बूढ़ी माँ ने बोला बच्चे गांव चले गए, सिटी चले गए, अब लकड़ी लाने की समस्या मेरी नहीं है। तो अपना खाना बना लेती हैं, पैसे कमा लेती हैं, वो सारा आप गूगल पे, यूट्यूब पे इसकी बहुत डिटेल पढ़ सकते हैं मेरे नाम से। आगे चलते हैं। तो ये लड़कियों ने सोचा कपड़े भी प्रेस कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट, ये फिर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं बहुत सारी, उसके बाद शुरू हुआ ये सब्जेक्ट हमने शुरू किया इधर। नेक्स्ट, ये उनको जब ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिला वहाँ पर, तब का फोटो है उनका। अभी ये सब काम कर रहे थे, हमने सोचा संस्था छोड़ के जाए, 26 साल चला ली है, अब बूढ़े हो रहे हैं हम, लोगों को तैयार कर दें, संस्था संभाल दें और हम एक गांव में जाके घर बनाएं ताकि संस्था हम मर जाएंगे तो संस्था साथ पे मर जाएगी। इंदौर में हमने देखा, शालिनी ताई मोगे गई, बाल निकेतन भी गया, कुट्टी मैनन जी गए, कस्तूरबा ग्राम भी गया। मैंने कहा हम ये नहीं करेंगे, हम निकल जाएंगे। हमने गांव में जगह ली, ये घर बनाया मेरे हस्बैंड ने अपने हाथ से, और वहाँ पड़ोस में बिजली नहीं थी, आदिवासी 50 परिवारों, उनके लिए सोलर और विंड पावर 2 किलोवाट का बनाया। उनने स्ट्रीट लाइट उनको, तब से अभी 13 साल दिसंबर में हो गए, अभी तक उनको स्ट्रीट लाइट मेरे घर से जा रही है फ्री, है ना। तो मैं भी उसी पे हूँ, मैं सरकार की बिजली मुझे मिलती भी नहीं और मैं यूज़ भी नहीं करती, मैं उतने से ही गुजारा करती हूँ। एसी नहीं करती, वॉशिंग मशीन नहीं करती, कपड़े प्रेस नहीं करती, फ्रिज नहीं यूज़ करती, तो मैं ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करती, मेरी फ्रीडम है। अब ये इस बीच में, इस फोटो से पहले जितना आपने देखा बना, वो बन गया था, उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, कोई भी कारीगर, प्लानर, बिल्डर, ठेकेदार, मिस्त्री नहीं है। लेकिन उनकी डेथ हो गई एक इसी रोड पे आगे चल के
एक कार में एक्सीडेंट में हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर की आंख लग गई, उनकी डेथ हो गई, मैं अकेली रह गई। उसके बाद सारे काम मैं ये सारे कर रही हूँ। ये मेरा घर है। अब स्लाइड चला दो, सारी चलाते जाओ। ये मैं हर साल पौधे लगाती हूँ जितने साल की होती हूँ। 75 साल के 75 पौधे, 76 साल के 76 पौधे। ये इंदौर का 7 बार इसको स्वच्छ बनाने का ब्रांड एम्बेसडर का मेरा काम था। ऐसे डॉक्टर हैं जो मेरे लिए कपड़े के थैले, जूट के थैले देते हैं मेरे कैंपेन में। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। सारा साल मेरे यहाँ ये कार्यक्रम होते रहते हैं। नेक्स्ट, सोलर कुकिंग सिखाना, बेकिंग सिखाना, फूड प्रोसेसिंग सिखाना। नेक्स्ट, ये सब अब टाइम खत्म हो गया तो एक सिर्फ स्लाइड चलाते जाएंगे, आप चलाते जाएंगे। ये होली के रंग बनाना सिखाती हूँ। ये सब चीज़ें अपनी उगाई हुई हैं, बाजार से नमक, शक्कर और चाय पत्ती और ऑर्गेनिक किसानों से गुड़, 4 चीज़ों के अलावा मेरे घर में बाजार में कुछ नहीं आता है। आधा एकड़ ज़मीन पे वही खाती हूँ जो बिना किसी इंसेक्टिसाइड से, जिसका बीज भी बाहर का नहीं है। देसी बीज मैं वही खाती हूँ जो मेरे यहाँ लगता है, और बाजार से उतना ही आता है। और 39 साल में आज तक कपड़े नहीं खरीदे हैं, और कपड़े प्रेस करके भी नहीं पहनती हूँ। चलते जाएंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि, और पहले थोड़ा पीछे, ये 500 स्क्वायर मीटर की डिश है। 500 स्क्वायर मीटर की डिश, मुनि सेवा आश्रम, आप पढ़िएगा गूगल पे कितनी बड़ी है, और इससे कुछ भी खर्चा नहीं, बाद में एक बार बन गई तो। नेक्स्ट, ये इसकी ओपनिंग करने के लिए बुलाया था मुझे। ये सारे मेरे इंटर्न हैं। आप इसकी फोटो ले लीजिए अपने मोबाइल में, इनके बारे में पढ़िए कि वरुण रहेजा एक सोलर ड्रायर सीखकर कितनी बड़ी कंपनी बना ली फूड प्रोसेसिंग की। आपके लिए स्पेशल फोटो दिलवा रही हूँ जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर है। फिर आप राघव को देखेंगे, पायलट था, पायलट से वो ऑर्गेनिक सब चीज़ें बनाता है। और ये सुरेखा सुनावने है, औरत रेडी टू ईट फूड तैयार करके देती है। आगे नेक्स्ट, ये अमरनाथ यात्रा को पिछले 2 साल से 0 वेस्ट कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट, और वहाँ भी डिशेस लगा के लंगर, सस्टेनेबल, बिना धुएं का लंगर। तो ये मेरी यात्रा है छोटी सी, और इसका फोटो आप ले सकते हैं। जिसको मेरे से संपर्क करना है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपका टाइम, मेरा टाइम हो गया, पर 3 क्वेश्चन किसी के हैं तो मैं 3 क्वेश्चन का छोटा आंसर दे सकती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आपको कुछ पूछना है, दौड़ के आगे आ जाइए। ये रखिए कोई ना उधर फोन, आप अपने पास रखे। हाँ चलिए, आप बोलिए क्या पूछ रहे हैं। मेरा नाम नीलम यादव है, मैं उज्जैन से हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये आप जो सोनल बैनर के बारे में बता रहे हैं, इसको कैसे बनाते हैं, क्या करना है, ये सब चीज़ ईमेल करना। ठीक। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. You have shared your life journey with us. Now I request Dr. S.L. Kale sir, MDP chairperson and professor, to extend vote of thanks. श्रद्धेय जनक मैडम, विवेक सर, विशाल सर, मेरे फैकल्टी कलीग्स और यहाँ उपस्थित सभी महिला उद्यमी, आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जनक मैडम जैसी महान समाज सेवी को धन्यवाद प्रेषित करने के लिए कहा गया है। मैं जनक मैडम को विगत 35 वर्षों से जानता हूँ। आज हमारी सरकार जो स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य कर रही है, मैडम वो काम पिछले 4 दशकों से कर रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है
कि कैसे बरली सेंटर में हजारों गरीब, पिछड़ी, निरक्षर, आदिवासी, दलित लड़कियों, महिलाओं को मैडम ने शिक्षित किया, उनको हुनर, उनको नए नए कौशल प्रदान किए, उनको स्वावलंबी बनाया, उनको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने को के लिए लायक बनाया। बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होता था इन लड़कियों में, इन महिलाओं में। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो जब आती थी तब की उनकी स्थिति, और जब वो ट्रेनिंग लेके जाती थी तब की उनकी स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। अरे इट हैज़ टू बी सीन टू बिलीव। और वाकई मैंने मैडम को पद्मश्री लेट मिली, उनको बहुत पहले मिल जानी थी। तो आज वाकई में ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमको उनके अनुभव सुनने को मिले, सीखने को मिला। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि उनका आज का उद्बोधन हमें प्रेरित करेगा और अपने उद्यम में सफल होने के लिए सहायता करेगा। मैडम, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपके उद्बोधन के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आज आपके यहाँ पहला सेशन जरूर है, पर ये निश्चित ही आखिरी सेशन नहीं है। भविष्य में हम आपको ऐसे कई सेशन में यहाँ पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद मैडम। I request Dr. Vishal B. Soni sir to present a token of appreciation to the ma'am. I welcome Shri Rajesh Chaudhary sir.